तो सर अब ये एक हम लोग वैलिडिटी करने जा रहे हैं, तो इसमें आप हैं प्रोफेसर ओएन श्रीवास्तव सर हैं। तो हम चाहते हैं इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आप हों और आप हम सबको थोड़ा सा मार्गदर्शन दें कि ये जो आपने का कॉन्फ्रेंस देखा है, सुना है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका मतलब फीडबैक क्या है और कैसे किया जाए, सुझाव क्या है, मतलब मातृभाषा को हम कैसे ला सकते हैं साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे, एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सर हम लोगों का मार्गदर्शन करिए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग थापा जी। क्या शुरू किया जाए? हाँ जी जी जी। ओएन श्रीवास्तव सर हैं लाइन पे? ठीक है, कहाँ शुरू करें? ये इसको जो है इस बात इसको नहीं कैंसिल करो, इसको कैंसिल किसने यहाँ अरे नहीं शेयर अब क्या करना है? ये क्या करना है? इसको बंद करना है। हाँ ठीक है सर। हेलो, यस सर। सुना दे रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल शुरू करें? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रिय मित्रों, शिक्षकगण, वैज्ञानिकगण, विद्यार्थीगण और अन्य श्रोतागण, आप सभी लोगों को नमस्कार। यह प्रोग्राम कुछ देरी से चल रहा है, इसलिए हम लोग इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस 3 दिन की सफल संगोष्ठी में ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत लोगों ने अपने बहुत से अलग अलग विषयों पर सुंदर सुंदर शब्दों में बहुत सारी चीजें बताई। सूक्ष्म पदार्थ के बारे में, चेतना के बारे में और एनर्जी के बारे में। अभी 1 घंटे पहले हम लोगों ने बालचंद्र जी का व्याख्यान सुना, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि सूक्ष्म पदार्थ क्या होता है, चेतन ऊर्जा क्या होती है और मटेरियल साइंस में केवल एनर्जी का क्या रोल होता है। जिन लोगों ने तीनों दिन इस प्रोग्राम को देखा है, उनको इस विषय में बहुत सारी जानकारी मिली होगी और इसका श्रेय जाता है प्रोफेसर बालचंद्र जी को और उनके सहयोगी ग्रुप को कि उन्होंने इस विकट परिस्थिति में भी इतनी अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को संचालित किया। हमें आशा है कि इस प्रोग्राम से इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को, शिक्षक वर्ग को इस दिशा में काम करने में बहुत सहायता मिलेगी। और उससे खुशी की बात है कि इस समय इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर संजय सिंह हैं, जिनके लीडरशिप में हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ ज्ञानप्रद शिक्षण और शोध कार्य का समुचित विकास होएगा, जो कि इस खासकर उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत गौरव की बात होगी। एक पूरे शिक्षक समाज का जो इस विश्वविद्यालय का है वाइस चांसलर है
और उससे संबंधित शिक्षक वर्ग जो है, उससे हमारी सिफारिश है, अनुरोध है कि खासकर मटेरियल साइंस में, उसके सिंथेसिस में, उसके उपयोग में और खासकर ध्यान दिया जाए कि इस नैनो मटेरियल से हम डिफरेंट डिसिप्लिन में अलग अलग कैसे काम कर सकते हैं। पहले दिन आप लोगों ने सुना होगा सर ओ.एन. श्रीवास्तव का एक बहुत विस्तृत व्याख्यान कार्बन के बारे में। कार्बन बहुत सिंपल एलिमेंट है, बहुत तरह के कंपाउंड बनाता है, बहुत यूजफुल है और नेचर में इसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मटेरियल साइंस, टेस्ट, केमिस्ट और फिजिक्स टेस्ट में जुड़ जाते हैं तो कार्बन को जो गार्बेज माना जाता है, वैल्यू एडेड मटेरियल के रूप में कई तरह से हम लोग देख सकते हैं। सो कार्बन डिफरेंट स्ट्रक्चर में बहुत यूजफुल है, जैसा कि प्रोफेसर ओ.एन. श्रीवास्तव सर ने बहुत विस्तार से बताया। और आज सुबह हमने लेक्चर सुना बालचंद्र जी का, जिन्होंने बहुत विस्तार से इस सब्जेक्ट में बात किया, खासकर चेतन ऊर्जा के बारे में उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से प्रकाश डाला, जो कि बहुत कठिन सब्जेक्ट है। ये जो टाइटल उन्होंने रखा है सूक्ष्म पदार्थ और चेतना, ये दोनों के दोनों आसानी से नहीं दिखती है, दोनों सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म पदार्थ के तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से मैपिंग कर लेते हैं, उसका एहसास हो जाता है, लेकिन जो चेतन ऊर्जा है सामान्य रूप से साधारण व्यक्ति के लिए या साइंटिस्ट के लिए इसकी मैपिंग करना इतना आसान नहीं है। लेकिन बालचंद्र जी ने बताया कि इसको भी हम कैसे सेंस कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले 10-20 साल में इस क्षेत्र में काम होए और हम सोल को भी या चेतन ऊर्जा को भी किसी न किसी रूप में, जैसे हमारे मनीषी लोग मैपिंग कर लेते हैं, वैज्ञानिक लोग भी मैपिंग कर सकें। लेकिन दुख की बात है कि जब हम लोग इस दिशा में बात करने की कोशिश करते हैं तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सब अंधविश्वास है। हम लोग वैज्ञानिक होकर के भी इस चीज पर विश्वास क्यों करते हैं? लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि चेतन ऊर्जा है, प्रकृति है, भगवान है, अलमाइटी है, जो किसी न किसी रूप में हमको रास्ता दिखाता रहता है। तो इस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है कि अंधविश्वास नहीं है। और ओ.एन. श्रीवास्तव के अलावा भटनागर जी ने भी इस विषय पर बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, खासकर चेतन ऊर्जा के बारे में। और इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस पर व्याख्यान दिए जो हम विस्तार से नहीं जाना चाहते हैं। हम इसमें साइंस में नहीं जाएंगे, कुछ जनरल चीजें बताने की कोशिश करेंगे कि सूक्ष्म पदार्थ से हम क्या सीख सकते हैं। हम इसको हिंदी में लिखना चाहते थे, लेकिन मेरे कंप्यूटर में हुआ नहीं रात में, इसलिए हमने इंग्लिश में ही लिख डाला है। और बालचंद्र जी ने सिफारिश किया है कि इस विषय को हम हिंदी में कैसे लिख सकें, बोल सकें। तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम स्मॉल क्रिएचर्स, हमें सूक्ष्म पदार्थ से हमें क्या सीख मिलती है। जैसे हमने पहले दिन अपने व्याख्यान में बताया था कि यदि हम नेचर को देखें, छोटी छोटी चीजों को देखें, बच्चों को देखें, तो उनसे हम बड़ी बड़ी साइंस, विज्ञान सीख सकते हैं। जैसे जिसको हम नैनो मटेरियल बोलते हैं, स्मॉल क्रिएचर बोलते हैं, चाहे किसी भी क्लास का हो, अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितनी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। दे लिव टुगेदर, स्मॉल क्रिएचर लिव टुगेदर and they stay together, love one another and support one another in any function and then function together. So they live together, stay together, love together, support together and function together. So this property usually
is not available and the same material, same creature is grown up। यानी जब बल्क बन जाता है तो ये प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। तो नैनो मटेरियल से, सूक्ष्म पदार्थ से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, खासकर हाँ, जैसे कि हम लोग तो समाज में एक जगह रहते हैं, हमें वी लिव टुगेदर बट वी हार्डली फंक्शन टुगेदर। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल दिया है प्ले टुगेदर। जैसे आप दो बच्चों को ले लीजिए, हमें एक पुअर भी हो सकता है, एक बहुत धनी हो सकता है, एक जगह उनको छोड़ दीजिए तो आपस में खेलने लगते हैं, इंटरेक्शन करने लगते हैं, दे सपोर्ट ईच अदर। लेकिन वही दोनों जब बड़े हो जाएंगे, जैसे 20 वर्ष का हो जाएगा, 25 वर्ष का हो जाएगा, एक मान लीजिए पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, दूसरा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, अब वो दोनों इंटरेक्शन नहीं करेंगे। और क्यों नहीं इंटरेक्शन करेंगे? जैसे हमने पहले दिन बोला था कि जब ये छोटे बच्चे रहते हैं, they are not able to understand in which thermodynamic state they exist। इनको पता नहीं है कि उनकी पोजीशन क्या है, किस थर्मोडायनामिक स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि पहले दिन हमने बताया था कि कोई भी क्रिएचर, कोई भी मटेरियल अपने थर्मोडायनामिक स्टेट से फंक्शन करता है। तो जो स्मॉल क्रिएचर है, जो नैनो पार्टिकल है, एक कंडीशन है कि वो समझ नहीं पाता है कि किस थर्मोडायनामिक स्टेट में है, इक्विलिब्रियम में या नॉन इक्विलिब्रियम में। तो जो भी थर्मोडायनामिक स्टेट अवेलेबल है उनसे फंक्शन करता है। लेकिन हम ध्यान से रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी सुने, लास्ट चाइल्ड। तो यहाँ हम बताना चाहते हैं कि स्मॉल क्रिएचर, स्पेशली बेबीज, they are too innocent not able to understand in which thermodynamic state they exist। इसका मतलब है कि उनको पता नहीं है कि किस थर्मोडायनामिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो किसी थर्मोडायनामिक स्टेट से फंक्शन करता है, इसलिए मल्टीपल प्रॉपर्टीज आती है। दूसरा डुअल नेचर यहाँ राइट होता है कि either they are too innocent not able to understand in which thermodynamic state they exist, or they are too smart to decide instantaneously from which thermodynamic state they should function। तो दूसरा स्टेटमेंट जो कंट्राडिक्टरी हम बता रहे हैं कि ये स्मॉल क्रिएचर स्मार्ट भी है ये डिसाइड करने के लिए कि किस थर्मोडायनामिक स्टेट से उनको फंक्शन करना चाहिए, जो कि बल्क मटेरियल से ग्रोन अप पर्सन के समझ में नहीं आता। और इस चीज को हम रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी से समझ सकते हैं। एक बच्चा होता है, एक मेले में जाता है मम्मी के साथ, और मम्मी से मांगता है कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। मम्मी बोलती है कि बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। कुछ देरी के बाद वही बच्चा मम्मी से सेपरेट हो जाता है। पुलिस वाले आते हैं, उस बच्चे से पूछते हैं, बेटा ये ले लो, बेटा ये ले लो, बेटा ये ले लो, बेटा ये ले लो। लेकिन उसी चीज को वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है। वो बोलता है हमको ये नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। उसको सिर्फ अब क्या चाहिए, उसकी मम्मी चाहिए। तो मम्मी मतलब मदर स्टेट है, थर्मोडायनामिक स्टेट से है। इस कंडीशन में स्मॉल क्रिएचर है तो अपनी मदर स्टेट से फंक्शन करने लगता है। ये नैनो मटेरियल में, स्मॉल क्रिएचर में दो प्रॉपर्टीज मिलती है, या तो जितने थर्मोडायनामिक स्टेट्स है उनसे फंक्शन करता है, या अपनी मदर स्टेट से फंक्शन करता है। लेकिन जब वही बड़ा हो जाएगा, ग्रोन अप हो जाएगा, तो नाइदर ए अवेलेबल एनर्जी स्टेट से फंक्शन करता है, या ना तो इक्विलिब्रियम एनर्जी स्टेट से फंक्शन करता है। हम पॉलिटिकल एग्जांपल नहीं देना चाहते, लेकिन यहाँ भी देखेंगे आप, कुछ लोग अच्छी अच्छी पोजीशन में होते हैं, चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि वो अपने चेयर से नहीं काम करते हैं, और कुछ लोग चेयर पर नहीं भी होते हैं फिर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क स्ट्रक्चर की है। लेकिन नैनो मटेरियल में ऐसा नहीं है। नैनो मटेरियल जो अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं, ये पॉपुलेशन है, उनसे फंक्शन करता है जब इनोसेंट है, और इमरजेंसी पीरियड में मदर स्टेट से काम करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कपलिंग।
इलेक्ट्रॉन फोनॉन कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर प्रॉपर्टीज को गवर्न करती है। तो एक बच्चा है और एक उसकी मदर है। हम हिंदुस्तान को देखें, हिंदुस्तान के लोगों को देखें तो हमारा रिलेशन होता है, हमारी मम्मी होती है, हमारा फादर होता है, हमें सो मेनी रिलेशंस होते हैं। हमें हम लोग स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन फोनॉन कपलिंग रखते हैं। हमारे देश में भी धीरे धीरे ये रिलेशन खत्म होता है, लेकिन फिर भी लाइफ लॉन्ग होता है। उसी तरह से ऑर्गेनिक मटेरियल में लेंगे तो ये लाइफ लॉन्ग रिलेशन होता है। यानी फोनॉन लेवल्स जो होते हैं मदर स्टेट से लाइफ लॉन्ग जुड़े रहते हैं। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, कोवेलेंट बॉन्ड मटेरियल है, नैनो मटेरियल हम बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें बेसिक चीजें होती है कि हम इलेक्ट्रॉन फोनॉन कपलिंग को रीच करते हैं। हमें whatever energy levels are available here, they are coupled to the parent state and they function together. This is required. समझे सकते कलौजुगे, समझे सकते कलौजुगे। आप यूरोप में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे तो ये जो रिलेशन है शुरू में तो होता है, लेकिन 10-12 वर्ष के बाद में आप देखेंगे कि खत्म हो जाता है। मदर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बेबी कहाँ है और बेबी को पता नहीं है कि मदर कहाँ है। इलेक्ट्रॉन फोनॉन कपलिंग खत्म हो जाती है। एक कंडक्टर में है, सुपर कंडक्टर में है, जो इलेक्ट्रॉन है वो लैटिस से उतना बड़ा नहीं है, फ्री होता है, तो उसका कंडक्शन ज्यादा है। लेकिन नैनो मटेरियल में मेटल भी होएगा, हाईली कंडक्टर भी होगा, कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन फोनॉन कपलिंग होती है, यानी सरफेस स्टेट्स होता है, इससे बाउंड होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है नैनो मटेरियल को फंक्शनलाइज करने के लिए। 4 प्रॉपर्टीज है। तो ये सरफेस स्टेट इसको बोलते हैं, इसमें फोनॉन स्टेट्स नहीं होती है। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स और नोबल मेटल में इसको हम सरफेस प्लाज्मास भी बोलते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन जो है लोकलाइज हो जाता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेटल के केस में भी। तो ये स्टेशनरी स्टेट क्रिएट करता है, इससे कलर आ जाता है, ट्रांजिशन होने लगता है। यानी ये जो सरफेस स्टेट उतना ही स्ट्रांगली फंक्शन करता है जितना कि ये मदर स्टेट करती है। एक्साइटेड हो सकती है, ग्राउंड स्टेट हो सकती है। तो ये हार्ट एनर्जी कैरियर्स का काम करता है। ये जितने एनर्जी लेवल्स हैं जिसको सरफेस स्टेट, फोनॉन स्टेट्स हम जनरेट करते हैं नैनो मटेरियल में, ये हार्ट कैरियर्स हैं। हार्ट कैरियर्स का मतलब हमें इतना पॉपुलेशन इमर्जन जो एनर्जी लेवल हम क्रिएट कर रहे हैं, अब बल्क मटेरियल लेंगे तो इतना भी हो सकता है, लेकिन उसके को पाने के लिए कम से कम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो एनर्जी कैरियर एक्साइट होकर के इस स्टेट में जाएगा जो वैकेंट स्टेट पर रूम टेम्परेचर पर होएगा। लेकिन जब नैनो मटेरियल क्रिएट करेंगे तो रूम टेम्परेचर पर भी ये सब पॉपुलेटेड होते हैं। और थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से, पॉलिक एक्सप्लोजन प्रिंसिपल के हिसाब से रूम टेम्परेचर पर भी सब पॉपुलेटेड होते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी लेवल्स होता है, इसकी फंक्शनलिटी बढ़ गई। तो मेन मकसद यहाँ पर हमारा था कि नैनो मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फोनॉन कपलिंग बढ़ जाती है। और रिलीजन की भाषा में, समाज की भाषा में इसको संस्कार बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं। तो सौभाग्य की बात है कि हम हिंदुस्तानी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम संबंध में विश्वास करते हैं। हमारे मदर होते हैं, फादर होते हैं, हमें बहुत सारे रिलेशन हैं। लेकिन विदेशों में जाएंगे तो रिलेशन नहीं होता है। कभी कभी तो मजाक बन जाता है। एक बच्चा एडमिशन के लिए जाता है, उससे पूछा जाता है तुम्हारी मदर क्या है, बोले कि फादर क्या है। और कभी कभी फादर का नाम बोलेगा तो बोलेगा कि तो बच्चा किसका है, कोई गारंटी नहीं है कि फादर ही उसका एक्चुअल फादर होगा। तो 10-12 कॉलम होते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में केवल मदर फादर 2 ही कॉलम होता है। तो ये बहुत वैसी चीजें हैं। और ध्यान से देखेंगे कि कोई मटेरियल फंक्शन करता है इन टर्म्स ऑफ डांस ऑफ एनर्जी कैरियर्स। तो जो मटेरियल के अंदर एनर्जी कैरियर्स है वो डांस करते हैं, उनकी वेव लेंथ होती है, एनर्जी होती है।
तो ये मटेरियल डांस करता है इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, न्यूक्लियाई के रूप में, एटम्स के रूप में, मॉलिक्यूल के रूप में, लैटिस के रूप में, क्लस्टर के रूप में, जैसे हमने उस दिन बताया था। हमें जनरल बल्क मटेरियल में इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियाई, एटम्स, मॉलिक्यूल यहाँ तक तो डांस करते हैं। लैटिस डांस नहीं करती है कि उसका मास ज्यादा होता है। क्लस्टर डांस नहीं करता है, लेकिन हम जब छोटी साइज करते हैं तो लैटिस और क्लस्टर सब डांस करने लगते हैं। और ये डांस एक्टिविटी आप पाएंगे कि बच्चों में ज्यादा होती है। आप म्यूजिक बजा दें तो बच्चा अपने आप डांस करने लगता है। लेकिन वही बच्चा जब 50 वर्ष का होता है, म्यूजिक बजने लगती है, तो बोलेगा कि म्यूजिक को बंद करो, क्या बकवास कर रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। देखिए कितना थिंकिंग में चेंज होता है। फंक्शनलिटी जो स्मॉल स्ट्रक्चर में है, स्मॉल क्रिएचर में है, डांस में है। तो हम नैनो मटेरियल माने साइज छोटा कर रहे हैं, सरफेस मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, सराउंडिंग को चेंज कर रहे हैं। सबका मकसद ये है कि कोऑपरेटिव वे में कोहेरेंटली जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैरियर्स हैं वो डांस कर सकें। और ये डांस जो है एस साइज इक्वल टू ई साइज, माने ये इसके अबाउट वो डांस करता है सरफेस एनर्जी थ्रू। It is exchanging energy through different energy levels available above the ground electronic state or excited states. So ये चीजें हमको जानने की जरूरत है कि हम एनर्जी कैरियर्स क्रिएट करते हैं और उनकी फंक्शनलिटी बढ़ाते हैं। और ध्यान से देखें अपने हिंदू फिलॉसफी में, तो हिंदू फिलॉसफी में जो लॉर्ड शिवा है इसी चीज को दर्शाता है, उनकी फैमिली इसी चीज को दर्शाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसी फैमिली में देखिए कोई दो एक चीज नहीं है जिसमें पटती है, एक दूसरे के दुश्मन है। जैसे ये बैल साहब हैं और ये शेर हैं, इनमें पट्टी नहीं है। एक मोर है और यहाँ पर एक सांप है, उसमें पट्टी नहीं है। एक नेवला है और इसको भी सांप खा जाएगा, चाहे कुछ भी खाएगा। नहीं, एक कंट्राडिक्टरी है, स्ट्रक्चर जो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, बल्कि स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी ये कोऑपरेटिव वे में फंक्शन करता है। फंक्शनलिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो नैनो मटेरियल हम जो क्रिएट करते हैं उसका मेन मकसद है यूनिटी इन डाइवर्सिटी होती है। जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे फेरोइलेक्ट्रिसिटी है, फेरोमैग्नेटिज्म है, फेरोइलेक्ट्रिसिटी है, तीन प्रॉपर्टीज जिसको फेरोइक्स बोलते हैं। बल्क मटेरियल में जनरली तीनों एक साथ नहीं मिलती है, लेकिन जब उसको छोटा कर देंगे तो तीनों मिलने लगती है। क्योंकि तीनों प्रॉपर्टीज को पता ही नहीं होता है कि वो किस थर्मोडायनामिक स्टेट में है, इनोसेंट है, तो वो किसी भी तरह से काम करने लगता है। जैसे अपने समाज में देखिए, हमें आज भी समाज में खाने के लिए तो लोग बहुत चीज बोलते हैं, लेकिन कुछ दलित समाज ऐसा है जिसके घर लोग न खाना खाना चाहते हैं न पानी पीना चाहते हैं। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो कि दिखाने के लिए जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन हमारे देश में डिफरेंट तरह के कंपोनेंट हैं, लेकिन यूनिटी नहीं है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये बहुत जरूरी है फंक्शनलिटी के लिए। हम जब बच्चे थे तो हमने कई बार लेक्चर सुना इंदिरा गांधी का। वो अक्सर कहती थी कि हम लोग डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट धर्म को मानते हैं, डिफरेंट फिलॉसफी है, डिफरेंट थिंकिंग है, लेकिन कंट्री को डेवलप करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, समृद्ध के लिए ये जरूरी है कि हम लोग मिलजुल करके काम करें। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम की जरूरत है, हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिक्वायर्ड है। और समाज में देखिए, क्रिएचर में देखिए, तो जितने क्रिएचर है, पेड़ पौधे, सबके अंदर यही प्रॉपर्टीज होती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और हमारे समाज में भी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसको और विकसित करने की जरूरत है, जो कि हम नैनो मटेरियल से सीख सकते हैं। और ये नैनो मटेरियल से तभी हम सीख सकते हैं, जैसा कि बालचंद्र जी ने बहुत सुंदर अद्भुत टाइटल रखा हुआ है, पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ और चेतन ऊर्जा। जब तक इंसान के अंदर चेतना नहीं आएगी तब तक हम इस दिशा में काम नहीं कर सकते हैं। जैसे उन्होंने आज सुबह बहुत अच्छी तरह से समझाया कि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के साइज बदलते हैं तो उसका कलर बदलता जाता है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, सरफेस प्लाज्मास का है, फंक्शनलिटी क्रिएट होती है
लेकिन यहाँ हम दिखाना चाहते हैं कि साइज नहीं भी बदले, केवल कंसंट्रेशन लिक्विड के अंदर बदलते जाए तो उसके अंदर कलेक्टिव इंटरेक्शन बढ़ता जाता है, उसके वजह से भी कलर बढ़ता है। हमें एक कलर जो चेंज है फंक्शनलिटी है, हमें संघीय शक्ति कलयुग युगे जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, तो कलेक्टिव इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो फंक्शनलिटी को क्रिएट करता है। तो नैनो मटेरियल्स में एक फंक्शनलिटी होता है, कलेक्टिव इंटरेक्शन होता है और कोहेरेंट इंटरेक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के टर्म में बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे कोई सफेद मटेरियल है, इसमें गोल्ड नैनो पार्टिकल्स आप कलरिंग एजेंट डालते हैं तब तो कलर आता ही है। उसके अंदर आप पोर क्रिएट करें छोटे छोटे तब भी एक कलर आ जाता है, क्योंकि जो एनर्जी कैरियर्स के बीच में कलेक्टिव इंटरेक्शन होने लगता है। तो कलेक्टिव इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कलर को डिटरमाइन करता है। सो कलर कुछ नहीं है, उनका एक वेवलेंथ है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से या किसी दूसरे परटर्बेशन फील्ड से इंटरेक्ट करता है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, एनर्जी एक्सचेंज करता है। तो ये फील्ड इतना विकसित नहीं हुई है, इसको हम कलर सेंटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कलर सेंटर नहीं भी है तो केवल छोटे छोटे पोर क्रिएट करें, पोरस मटेरियल बनाएं, माइक्रो पोरस बताएं, मतलब जो डायमेंशन है उनका 1 नैनोमीटर 2 नैनोमीटर पोर हो, तो पोर जो है पार्टिकल से स्ट्रक्चर से कपल्ड होएगा तो हार्मोनिक ऑसिलेटर क्रिएट होता है, ऐसे डिफरेंट कलर्स क्रिएट होते हैं, हार्मोनिक्स क्रिएट करेगा। हम उसमें नहीं जाएगा, हम जाना चाहते हैं और हम अपने बच्चों के लिए ये बनाए हैं क्योंकि हमारी यंग जनरेशन ये समझ रही है कि जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, नैनो मटेरियल्स और डिसिप्लिन है वो वेस्ट में ही ज्यादा है, अमेरिका में ही ज्यादा है, यूरोप में ज्यादा है। हमारे देश में साइंटिस्ट नहीं है, टीचर नहीं है और वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ध्यान से देखिए तो बेस्ट टीचर जो है हिंदुस्तान में ही है, बेस्ट संस्कार जो है हिंदुस्तान के ही अंदर है, डाइवर्सिटी हिंदुस्तान के अंदर है। जैसे हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कपलिंग हमें रिलेशन जो है हमारा अपने देश में है, यूरोप में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, कनाडा में उतना नहीं है, उनको पता ही नहीं कि रिलेशन क्या होता है, जो कि एक समाज की बहुत बड़ी धरोहर है, संस्कार जिसको बोलते हैं। तो हमारे देश में संस्कार है, हम लकी हैं। और अगर अमेरिका में भी जाए, यूरोप में भी जाए, तो वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हाई क्वालिटी का टीचर पड़ा हुआ है, लेकिन अपने यंग लोगों में ये विश्वास है कि हम लोग उतने अच्छे टीचर नहीं हैं, उतने अच्छे साइंटिस्ट नहीं हैं, उतने अच्छे सोच नहीं सकते हैं। लेकिन ये गलत धारणा है। हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, हमारे अंदर बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनको बहुत कला मालूम है, उनको सब्जेक्ट का भी नॉलेज मालूम है। तो हम कहने का मतलब हम किसी से कम नहीं हैं। जैसे ये आर्यभट्ट का हमने यहाँ पर रखा हुआ है, आज से देखिए कितने साल पहले इन्होंने बिना कंप्यूटर के, बिना कैलकुलेशन के एक कितना अच्छी कैलकुलेशन किया। इन्होंने जीरो दिया, नहीं जीरो के बिना कोई भी नंबर नहीं आएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं चलेगा। ये कितना बड़ा महान है, एक आर्यभट्ट है। और उन्होंने लाइट के वेलोसिटी कैलकुलेट किया, जो कि आज जो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बड़े बड़े साधनों से ऑलमोस्ट वही वैल्यू आती है। तो आप इमेजिन करें कि ये पदार्थ ही नहीं काम करता है, इसके अंदर चेतन ऊर्जा है, अद्भुत शक्ति है, चेतना है, जिसकी वजह से ये बॉडी जो है सिंपल दिखती है लेकिन एक विशेष रूप में काम करती है। तो ये किसी इंसान के अंदर हो सकती है, लेकिन अपने देश में बहुत बड़े बड़े मनीषी हुए, वैज्ञानिक हुए, साधु हुए, संत हुए, जिनके अंदर बहुत सोचने की, सूक्ष्म सोचने की क्षमता होती थी। हमने जैसे बोला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से मटेरियल्स की मैपिंग कर सकते हैं, एटम्स की मैपिंग कर सकते हैं, लेकिन जो चेतन ऊर्जा है उसकी मैपिंग कैसे करेंगे? तो ऐसे लोग उसकी भी मैपिंग कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए शुद्ध विचार की जरूरत है, कंसंट्रेशन की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है।
हो सकता है कि धीरे धीरे हम विज्ञान को डेवलप करेंगे और इस स्थिति में जाएंगे कि एक दूसरे से क्वेश्चंस को समझ सके। जैसे विक्रमादित्य का देखिएगा था, विक्रमादित्य वो मनुष्यों से तो बातचीत कर लेते थे, जो आदमी बोलता नहीं था उससे भी समझ लेते थे कि क्या बोल रहा है, और जो जीव जंतु चिड़िया पक्षी भी होते थे उनकी भी भाषा समझ लेते थे। तो बोलते नहीं थे, उनके अंदर सेंस डेवलप हो जाता था, वो समझ में जाता, अनचेतन ऊर्जा की मैपिंग वो कर लेते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये विज्ञान पड़ा हुआ है, उसको जागृत करने की जरूरत है। जैसे ये आप सीवी रमन का हमने यहाँ फोटो दिया है। सीवी रमन को लोग उतना नहीं मानते जितना आइंस्टाइन को मानते हैं, लेकिन जो सीवी रमन एक हिंदुस्तान का साधारण सा बच्चा जो कलकत्ता में रहता था पहले, इनकी भी लोगों से नहीं पड़ती थी, लोगों को वोकेशन नहीं मिलता था, फिर भी शांति पूर्वक के बेचारे काम करते थे। और ऐसी चीज इन्होंने सोचा, ऐसी एक चीज सोचा जो किसी के दिमाग में नहीं आई, आइंस्टाइन भी नहीं सोच पाया और किसी ने नहीं सोचा। जैसे हमने ऊपर लिखा है, बताया कि कोई भी मटेरियल अपने थर्मोडायनामिक स्टेट से फंक्शन करती है। ये पहला साइंटिस्ट है, व्यक्ति है, जिन्होंने इमेजिन किया कि ये जरूरी नहीं है कि कोई मटेरियल सदा अपने एनर्जी स्टेट से काम करता है, ये वर्चुअल स्टेट से भी काम कर सकता है। और जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो लोगों ने बोला कि ये बकवास है, लेकिन आज देखिए कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का कितना विकास हुआ, कितना उपयोग हुआ। ये दूसरी बात है, जैसे हम अक्सर कमेंट करते रहते हैं, जो लोगों को बहुत बुरा लगता है कि लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो यूज करते हैं, लेकिन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या उसको समझने की कोई कोशिश नहीं करता। हम बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे जीवन में कोई एक प्रोफेसर नहीं मिला, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ाता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, तो कोई समझने की कोशिश नहीं किया। और इसका एप्लीकेशन जो है हमें बहुत से सब्जेक्ट में, खासकर ग्राफीन में नॉनसेंस यूज हो रहा है। जैसे हमने देखा कि जैसे डी बैंड और जी बैंड है, जी बैंड को तो सिमेट्रिक बोलते हैं, लेकिन डी को डिस्टॉर्टर बोल देते हैं क्योंकि डी से रिप्रेजेंट हुआ, लेकिन कोई समझने की कोशिश नहीं किया कि डी है क्या। किसी ने सोचा होगा अमेरिकन कि डी मतलब डिसऑर्डर होता है, तो लोगों ने बोल दिया कि जी जो है सिमेट्रिक बैंड है, डी डिसऑर्डर बैंड है। लेकिन हमने उस दिन अपने लेक्चर में बोला था कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिसऑर्डर को कंसीडर ही नहीं करती, तो जिसमें डिसऑर्डर होएगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चेंज होगा और पोलराइजेबिलिटी नहीं चेंज होगी। ये छोटी छोटी चीजें समझने की बहुत जरूरत है। इनका देखिए ये कितना महान आदमी थे, जगदीश जेसी बोस। आज से सैकड़ों साल पहले इन्होंने बताया कि जैसे इंसान के अंदर चेतना है, उसी तरह से पेड़ पौधों के अंदर भी चेतना है, वो भी सेंस करते हैं, उनको हम पानी देते हैं, उनसे नमस्ते करते हैं, प्यार करते हैं। प्लांट्स के अंदर सेंस है, क्रिएचर मटेरियल के अंदर सेंस है। तो जेसी बोस का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इसमें था। और उस समय इन्होंने ये पॉइंट दिया, जब विश्व के किसी भी दूसरे देश में किसी साइंटिस्ट का इसमें ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन लोगों का नाम उतना नहीं है जितना आइंस्टाइन सर का है। आइंस्टाइन ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन इनकी सोच भी उससे कम नहीं है। एस एन बोस का देखिए, इनकी फिलॉसफी कितनी तगड़ी थी। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, हालांकि इन्होंने इनके साथ काम किया, बहुत अप्रिसिएशन था, बहुत फंक्शन था। आइंस्टाइन साहब इनको बहुत मानते थे। एस एन बोस के अंदर बहुत टैलेंट था। और आजकल के जो हम लोग रिसर्च करते हैं या कंडेंस मैटर फिजिक्स में काम करते हैं, एस एन बोस साहब ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या है, आजकल का बच्चा लोग क्या समझेगा। हाँ, वो लोग समझता है कि ये साइंटिस्ट लोग उतना ही कैपेबल हैं जितना कि हम लोग कैपेबल हैं। मेरे कहने का मतलब हम ये सोचें कि हमारे जो ये साइंटिस्ट लोग थे कितने महान थे, हमसे कितने आगे थे। आज हम अच्छे अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों ने मान लीजिए बहुत लो क्लास के जर्नल में पेपर छापा,
लेकिन क्या हम उसको समझ पाते हैं? या मान लीजिए कई पेपर लिखा है, उसको समझने की कोशिश करें तब भी हमारे समझ में नहीं आता। लेकिन हम कितना डिंग ढालते हैं कि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, हम बहुत आगे हैं। लेकिन आप देखिए ध्यान से कि हम आगे जा रहे हैं साइंस में कि पीछे जा रहे हैं। यानी कमी हमारे अंदर कहाँ है, समाज के अंदर कमी कहाँ है। यानी हमने बोला कि हमको एक साथ काम करने की जरूरत है, एक दूसरे की को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। हम वैज्ञानिकों के अंदर एक सबसे बड़ी कमी है कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते। हमसे कोई अच्छा काम करता है, चाहे हमारे बराबर काम करता है, हम ये कभी नहीं सुनना चाहते कि वो आदमी अच्छा काम कर रहा है। तो इस मेंटलिटी को हमको चेंज करने की जरूरत है। यानी हमको जो लोग काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। उनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम इतना तो कर सकें कि ये आदमी अच्छा काम कर रहा है। यानी ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये मैथमेटिशियन है, इनको भी देखिए। जैसे ए अब्दुल कलाम साहब हैं, आज बहुत फेमस हैं, आज साइंटिस्ट इनको मानता है। लेकिन प्रेसिडेंट होने के पहले इनको कोई साइंटिस्ट नहीं मानता था। ध्यान से मानिए, इनको कोई साइंटिस्ट नहीं मानता था। और ये साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनको बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला हुआ है। लेकिन महाभारत में आप ध्यान से देखिए तो श्री कृष्ण भगवान जो कर्ण को डांटते हैं, कर्ण बोलता है कि नहीं, वो अपने धर्म का पालन करता है। श्री कृष्ण भगवान यही बोलते हैं कि तूने अपने धर्म का कभी पालन किया ही नहीं, तूने तो अधर्म का साथ दिया और दूसरे के विश्वास के, दूसरे की कामना को पूर्ण करने के लिए अपना सिद्धांत खो करके, आंख बंद करके उसका साथ दिया। तुम्हारी ड्यूटी होती थी कि अपने समाज के लिए कुछ करो। तो मेरे कहने का मतलब, हम बहुत बड़े हैं, बहुत साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छा स्पीकर हैं, वो उतना जरूरी नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, उनको इंकरेज कर सकें कि वो भी कुछ कर सके। हमें क्यूरियोसिटी बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन हमें नहीं कमेंट करना चाहिए। लेकिन यही है, जैसे कि यहाँ उनको नहीं लगता कि अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब ये बेचारे रिटायर हो रहे थे तो हमारे कुछ बड़े साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने बोला कि इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, रिटायरमेंट के बाद में इनको कोई पोजीशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सौभाग्य की बात करिए या कुछ भी कहिए, प्रेसिडेंट हो गए और सब कहानी खत्म हो गई। तो मेरे कहने का मतलब इस स्लाइड से यही था कि हमको ये नैनो मटेरियल से ये सीखने की जरूरत है कि हमको आंख बंद करके जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको ये कहें कि ये अच्छा काम कर रहा है, दूसरे पैर खींचने की जरूरत नहीं है, कोऑपरेशन की जरूरत है। और इसके बिना ये समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। हम कितना भी फैसिलिटीज क्रिएट करें, जब तक एक फिलॉसफी डेवलप नहीं करेंगे एक दूसरे का साथ देने के लिए, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमने बोला कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, यानी किसी चीज की कमी नहीं है, रिसोर्स की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ इसी चीज की है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्ट नहीं करते हैं। ये हम नहीं कहते कि यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में कल्चर बहुत अच्छा है, वहां भी है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का अपने हिंदुस्तान में है। अपने हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट बहुत अच्छा काम करने लगे, एक प्रोफेसर बहुत अच्छी टीचिंग करने लगे, देखिए जितने उसके सराउंडिंग में हो गए सब पहले गाली देना शुरू करेंगे कि वही काम नहीं करता है, न पढ़ाता है, न रिसर्च करता है, सारी चीजें हैं। इस मेंटलिटी को हमें चेंज करने की जरूरत है, जो कि नैनो मटेरियल से हम सीख सकते हैं। ये खासकर हमने बनाया है अपने यंग जनरेशन के लिए। और अब ध्यान से देखिए कि साइंस और रिलीजन के बीच में, चेतना के बीच में बहुत बड़ा संबंध है। ये ऐसा नहीं कि अभी बालचंद्र जी ने एक कॉन्फ्रेंस कराया है और इसी में हमको एहसास हो रहा है, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं सब इसको मानते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है, रिलीजन विदाउट साइंस, यानी साइंस के बिना जो रिलीजन है, रिलीजन का मतलब धर्म से नहीं होता,
लेकिन इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। रिलीजन को मान लीजिए, नहीं ये साइंस के बिना, इसमें साइंस निकाल देंगे तो बिल्कुल ब्लाइंड होता है। हमें रिलीजन के अंदर साइंस बहुत जरूरी है। ये आइंस्टाइन सर का स्टेटमेंट है और इन्होंने शुरू में नहीं रियलाइज किया, बाद में रियलाइज किया। और साइंस विदाउट रिलीजन ये बिल्कुल लेम है, लंगड़ा है। यानी साइंस के डेवलपमेंट के लिए भी रिलीजन की जरूरत है। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रांग कोरिलेशन है रिलीजन और साइंस के बीच में। तो अच्छी साइंस डेवलप करने के लिए, अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हमें किसी न किसी रूप में रिलीजन को, मतलब नेचर को देखना चाहिए। यहाँ रिलीजन का हमारा मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ये नहीं है। ये तो हमने बनाया है। रिलीजन का मतलब अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हमको सौंपा गया है छोटी मोटी, उसको ध्यान से करें। तो ये दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। ये साइंटिस्ट के रीजन में देखें तो इन रिलीजन गॉड इज एट द फर्स्ट। हमें रिलीजन में हम देखें किसी भी समुदाय का है, हम हिंदू है, मुस्लिम है, तो उसमें गॉड जो है पहले आता है। हमें गॉड जो है चेतन ऊर्जा का सुप्रीम पावर है, उसका मालिक है, बास है। हाँ, तो ये भी चेतना है, सुप्रीम चेतना है। तो हम रिलीजन में मानते हैं कि गॉड है, सुप्रीम पावर गॉड है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी जब अपनी यूनिवर्सिटी बनाया, उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थान का बताने का मकसद, बनाने का मकसद ओनली केवल इतना ही नहीं है कि इससे विश्व स्तर के शिक्षण पैदा होंगे, शिक्षार्थी पैदा होंगे, बल्कि ऐसे लोगों को पैदा करना है जिसके अंदर संस्कार हो, जो खुद से खुश रह सके, संपन्न रह सके और समाज के बढ़ोतरी में साथ दे सकें। और दूसरी चीज, एक दूसरे के प्रति ग्रेटफुल रह सकें, कृतज्ञ रह सकें। और उन्होंने बोला कि उनके अंदर सुप्रीम पावर का, प्रकृति की सदा एहसास होना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल टू द सुप्रीम पावर, उन्होंने लिखा है अपने ऑटोबायोग्राफी में। तो गॉड को हमेशा रिस्पेक्ट करिए। गॉड का मतलब यहाँ मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, कुछ भी है। जो कोई भी आपके जीवन में कुछ न कुछ आपका सहायता करता है, उसके प्रति ग्रेटफुल रहिए, तो आपकी एनर्जी बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है। तो गॉड इंपॉर्टेंट चीज है, चेतन ऊर्जा है। तो इसको रिस्पेक्ट करने से ऐसा नहीं है कि दूसरे आदमी का रिस्पेक्ट होता है। ये चेतना आपके अंदर बैठी हुई है, उसी का रिस्पेक्ट करते हैं, यानी अपना रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये एनर्जी बढ़ती है, कैपेबिलिटी बढ़ती है, सेल्फ पावर एम्पावर करते हैं। अपने को सेल्फ एम्पावर करने का ये तरीका है कि दूसरों को हम अप्रिशिएट करें, सहयोग करें उनके काम में, और हमेशा कृतज्ञ रहें। इन साइंस गॉड इज एट द एंड। और जो भी साइंटिस्ट लोग अच्छा काम किया है, उन्होंने ये माना है कि गॉड है, और उसी के बदौलत, उसी के सहायता से जो भी कुछ हमने लाइफ में किया है वो किया है। नहीं तो आइंस्टाइन का ही देखिए, उन्होंने बोला कि गॉड है, लेकिन लास्ट में उन्होंने बोला गॉड के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि ये स्टेटमेंट आइंस्टाइन का नहीं है, मार्क्स प्लांक का है, ये भी जर्मनी के थे। और आइंस्टाइन तो हमें जर्मनी में थे, स्विट्जरलैंड में भी थे, यूएस में भी थे। हमें इसमें क्वेश्चन डिबेट है कि ये जर्मनी का है कि स्विट्जरलैंड का है कि यूएस का है, सभी लोग क्लेम करते हैं, लेकिन मूलतः ये जर्मनी का है। ये उल में पैदा हुए थे, उल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते थे। उल यूनिवर्सिटी से मेरा अच्छा रिलेशन है, 25 वर्ष से हम हर साल अक्सर जाते हैं। और जहाँ ये पैदा हुए थे, अभी भी स्टोर रखा हुआ है, उसको नमस्ते करके आते हैं। और बोस साहब भी वहीं काम करते थे, कभी कभी बर्लिन में भी थे लोग। पहले अमेरिका भाग गए थे, फिर अमेरिका से लोगों ने इनको जबरदस्ती जर्मनी लाया, और हिटलर ने बोला कि तुम वेपन बनाओ। इन्होंने बोला कि मेरे पास की चीज नहीं है, हम थेरेटिकल साइंटिस्ट हैं। तो इसके वजह से उन्होंने, वो हिटलर ने इनको मारने की कोशिश किया, इसके बाद भाग गए। तो मेरे कहने का मतलब, जो भी आदमी अच्छा काम करता है उसके पीछे लग जाते हैं लोग, उसको मारना ही चाहते हैं। तो आइंस्टाइन को भी हिटलर मारना चाहता था। इस तरह से बहुत एग्जाम्पल है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी इतने अच्छे आदमी थे, इतने महान आदमी थे, लेकिन विश्वास करिए, एक दो लोग उनको भी जान से मारने की कोशिश की, उनके घर गए, रूम में गए,
लेकिन उन्होंने अपनी चेतन ऊर्जा से उनको इतना प्रभावित कर दिया कि उनका मूड ही बदल गया। मालवीय जी के साथ भी ऐसा हुआ। शेर पातेन सिंह थे, मैं नहीं जाता उनके डिटेल में, वो बोलते थे कि जब मालवीय जी के पास कोई जाता था तो उसका मूड ही बदल जाता था। उन्होंने बोला कि वो भी गए थे कई बार मालवीय जी को मारने के लिए, धमकाने के लिए, लेकिन जब उनके रूम में जाते थे तो 1 मिनट में उनका जो चेतना है बदल जाती थी और बिना कहे हुए भी वो चले आते थे। तो बहुत सारी कहानियां हैं मालवीय के साथ। जो हैदराबाद का नवाब था वो भी बहुत क्रूर था। उन्होंने उनसे इंसल्ट करने की कोशिश किया, लेकिन 1-2 महीने के बाद में कहानी ही बदल गई कि हाथ पैर जोड़ करके फिर मालवीय जी से माफी भी मांगा और यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बहुत पैसा भी दिया। तो मालवीय जी के अंदर बहुत पिक थी, हमें इसलिए उनको देव पुरुष बोला गया। उनके अंदर चेतन ऊर्जा थी जिसकी वजह से लोगों को प्रभावित कर लेते थे। तो चेतन ऊर्जा है। तो ये हमने बहुत टाइम ले लिया, तो यहाँ पर ये दूसरी चीज हम बताना चाहते हैं, व्हाट वन नीड्स टू नो। हमें ये सब चीजों को देखने से पता चलता है कि ये तो समुद्र है साइंस। हम मटेरियल की सिंथेसिस करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे या उसकी साइंस विकसित करेंगे, टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे, कौन सी दिशा में काम करेंगे, ये तो हर चीज जो है बहुत अनंत लगती है। लेकिन आइंस्टाइन साहब ने कहा कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, हमको प्लानिंग करने की जरूरत है। जैसे उन्होंने कहा, आई डू नॉट नीड टू नो एवरीथिंग। हमें हमको हर चीज जानने की जरूरत भी नहीं है। हमको हर चीज जानने की जरूरत नहीं है। और जो आदमी हर चीज जानने की कोशिश करता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। जैसे सूरज में 7 रंग होते हैं और 7 रंग मान लीजिए एक साथ आते हैं, मिक्स हो जाते हैं तो कोई रंग नहीं दिखता। तो 7 रंग को दिखाने के लिए उनको अलग अलग टाइम इंटरवल पर आना चाहिए या स्पेस में सेपरेट होना चाहिए। और जब साथ आएंगे तो नहीं आएंगे। इसी यही यंग जनरेशन में आजकल पाया गया है कि हर चीज को जानना चाहते हैं, एक ही समय में जानना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं जानना चाहते। ये बहुत मंत्र है, आई डू नॉट नीड टू नो एवरीथिंग, आई जस्ट नीड टू नो व्हाट आई नीड टू नो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमको अपने लाइफ में ये डिसाइड करना है कि हमको जानना क्या है। लेकिन ये बहुत हैरानी होती है कि हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमको जानने की जरूरत क्या है और उसके पीछे भागते रहते हैं। लाइफ भर ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि हमको जानना क्या है। और इसलिए हमारे हाथ में कोई गोल नहीं लगता है, कोई हाथ में सफलता नहीं लगती है। आई जस्ट नीड टू नो व्हाट आई नीड टू नो। मीन सेलेक्टिविटी होना चाहिए, सेलेक्टिविटी होना चाहिए। एंड वेयर आई कैन फाइंड इट व्हेन आई नीड इट। हमको इतना ही जानने की जरूरत है कि हमें क्या जानने की जरूरत है और वो कहाँ मिलेगी जब हमको जरूरत होगी। ये छोटी सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग जनरेशन के अंदर हमारे देश में बहुत कैपेबिलिटी है, आईटीज के अंदर भी है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर है, कुछ कॉलेजेज हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस देश में ये जो शिक्षार्थी है, शिक्षक वर्ग है, रिसर्च स्कॉलर खासकर है, ये बहुत कंफ्यूज्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत दुखी है। और जो उसका सुपरवाइजर भी है वो भी उससे बहुत ज्यादा दुखी है। सुपरवाइजर के समझ में नहीं आता कि स्टूडेंट को कैसे समझाया जाए कि रिसर्च कैसे किया जाए। और इसका रीजन ये है कि जो स्टूडेंट रिसर्च करने के लिए आ रहा है उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है और सुपरवाइजर के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए लाइफ में वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसलिए कंसंट्रेशन होना जरूरी है, एकाग्रता होना जरूरी है। जो कुछ भी आप काम करते हैं उसके प्रति आपको पूरा पूरा समर्पण और कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है, सेल्फ कंसंट्रेशन की जरूरत है। हमारे हिंदी कवियों ने बहुत इस पर प्रकाश डाला है, उस पर हम नहीं जाएंगे। और महाभारत में देखिए अर्जुन की यही कहानी थी। अर्जुन को केवल उसकी आंख दिखती थी, यानी जिसको अपना लक्ष्य दिखता है वो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर जाएगा। जितने बड़े बड़े लोगों का हमने नाम दिया, आप देखेंगे
सबके अंदर उतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं थी, उनके अंदर उतनी टैलेंट शुरू में नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को विकसित किया है, एक दिशा में काम किया है। जैसे आप समझेंगे कि आइंस्टाइन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और उसका ब्रेन तगड़ा रहा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। शुरू में इनका जो दिमाग था, इनकी पर्सनालिटी थी, इनका आउटलुक था, इनका एक्सप्रेशन था, सब कुछ बहुत पुअर था। इसलिए उल्म जैसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए इनको एडमिशन भी नहीं मिला। हमें लोगों ने बोला आइंस्टाइन इज नॉट सुटेबल फॉर डूइंग द पीएचडी, लेकिन उन्होंने करके दिखाया, अपने को विकसित किया, क्योंकि इस दिशा में इन्होंने काम किया। और पेशेंस की जरूरत है। आपको रिजल्ट नहीं आता है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल वेट करिए, उस दिशा में काम करते जाइए और देखेंगे कि एक दिन सफलता मिलेगी। जैसे फैराडे को देखिए, इलेक्ट्रिसिटी उसने डिस्कवर किया, उसको डिस्कवर करने में 20 वर्ष लगा। रोज एक्सपेरिमेंट करते थे, रोज एक्सपेरिमेंट करते थे, कोई रिजल्ट नहीं आता था। आर्किमिडीज का यही कहानी है। और जब अब आप अच्छा काम करेंगे तो बैरियर भी आएगा, लोग हंसेंगे कि आप बेवकूफ आदमी हैं, ये है वो है। जैसे हमने 1995 में रोंतगन की एनिवर्सरी अटेंड किया था, 100 वर्ष में एक्सरे का डिस्कवरी का पूरा हो रहा था। तो वहां एक आदमी था, नोबेल प्राइज विनर, उसने लेक्चर दिया था। लेक्चर का टॉपिक था बाई एक्स ऑन एक्स अबाउट एक्स, यानी सब एक्स ही एक्स था, एक्स का मतलब कुछ भी नहीं। जैसे रोंतगन ने एक्सरे डिस्कवर किया तो उसने केवल एक्स रख दिया, क्योंकि उसके समझ में नहीं आया कि ये रेडिएशन है क्या। तो जर्नल वालों ने, ब्रिटिश वालों ने उसका नाम एक्स रख करके छाप दिया, वही उसका नाम हो गया। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब एक्सरे छपा, और ये रोंतगन है, डी ब्रॉगली है, आइंस्टाइन है, जब ये लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे थे, तो जितना 1 पेज का पेपर लिखते थे तो 3 पेज का उनके अगेंस्ट में एक ब्रिटिश पेपर में न्यूज निकलता था कि आइंस्टाइन, रोंतगन एंड डी ब्रॉगली all 3 are trouble for the development of science। यानी उस समय ये माना जा रहा था कि तीनों साइंस का विकास नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि तीनों के तीनों बकवास की बातें कर रहे हैं। रोंतगन बोल रहा है कि एक्सरे है जो दिखती नहीं है, ये करती है, सारी प्रॉपर्टीज है। और जो आइंस्टाइन साहब जिसकी वैल्यू आज हम दे रहे हैं, जब इन्होंने ये काम किया तो उस समय लोगों ने बोला ये सब बकवास है। और डी ब्रॉगली ने बोला मैटर वेव है, वेव के रूप में चलता है। उस समय लोगों ने बोला कि ये भी बकवास है, कैसे पॉसिबल है कि मैटर वेव है। लेकिन नैनो साइंस में जाइए, नैनो मटेरियल बनाया, 1 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, जैसे हमने पहले बोला कि वेव लेंथ का काम करने लगता है, और वो वेव लेंथ दूसरे से इंटरेक्ट करती है, यानी कलेक्टिव इंटरेक्शन से नैनो मटेरियल में नई प्रॉपर्टी जनरेट होती है। तो जो छोटी छोटी चीजें लोगों ने बताया, उनके आगे भी पीछे भी बहुत बैरियर था, लेकिन उस बैरियर को न देखते हुए उन्होंने काम किया है। तो यंग जनरेशन को चाहिए कि इनसे सीखे। तो कंसंट्रेशन जरूरी है, पेशेंस जरूरी है, और कॉन्फिडेंस जरूरी है। अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अपने ही ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है बच्चों के लिए कि उसमें कोई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। पंक्चुअलिटी है, और लव टू योरसेल्फ, और सारी चीजें हैं जिसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने शायद बहुत टाइम ज्यादा ले लिया है। एंड हम अब सब श्रोतागणों को अपने तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। खासकर बालचंद्र जी को धन्यवाद देते हैं, उनके टीम को धन्यवाद देते हैं, और उनके वाइस चांसलर साहब को धन्यवाद देते हैं कि इस विकट घड़ी में भी इन्होंने इस प्रोग्राम को इतना अच्छे ढंग से अंजाम दिया। और हमें पूरा विश्वास है कि खासकर यंग जनरेशन जो है, हमारे शोधकर्ता हैं या एमएससी लेवल पर जो पढ़ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ प्रोत्साहन की भावना जगेगी और अच्छे दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे। और विश्वास माने, खासकर यंग बच्चे लोग, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत कैपेसिटी है, और उनको मिलजुल करके काम करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और एक दिशा में, किसी दिशा में काम करें, आंख बंद करके सुबह से शाम तक
एक दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, 3 दिन काम करेंगे, सफलता नहीं दिखेगी, लेकिन धीरे 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 सफलता उनके अंदर विकसित होनी शुरू होगी। इन शब्दों के साथ हम यहाँ खत्म करते हैं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत लोगों का लेक्चर तो नहीं सुना, लेकिन कोई सुना और 1-2 लेक्चर और भी सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ लेक्चर के अंदर कुछ कमियां भी थी, जैसे कि हम लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो बेसिक साइंस की जरूरत है, बेसिक साइंस की जरूरत है। जैसे एक साहब बोल रहे थे हाइपरफाइन के स्ट्रक्चर के बारे में, हमको हंसी आई कि हाइपरफाइन स्ट्रक्चर होती है, लेकिन कोर्स स्ट्रक्चर होता है, स्किन स्ट्रक्चर होता है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है। उन दोनों को मिला दीजिए तो जे वैल्यू आती है, जे लेवल आता है, तो जे लेवल के अंदर ट्रांजिशन होता है, वहां तक भी फाइन स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियर स्पिन को कंसीडर करें तो न्यूक्लियर स्पिन और जे वैल्यू से इंटरेक्शन होता है, तो एक नया क्वांटम नंबर बनता है, या तो वो कपल करता है, तो उससे जो एनर्जी लेवल आते हैं उनके बीच जो ट्रांजिशन होता है उसको हाइपरफाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जीवन इफेक्ट है जो दूसरी चीज है, जो यस वैल्यू होती है वो म्यूएस अंडर रूट यस यस प्लस 1 जी, ये मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल हो सकता है, एंटी पैरेलल होता है, तो एक लेवल जो है 2 लेवल में स्प्लिट करता है, उसको जीवन इफेक्ट करते हैं। यानी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको, हम एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, नहीं जानते हैं तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक टीचर की हैसियत से जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो ये बहुत रॉन्ग इंफॉर्मेशन जाता है। तो जब हम कोई चीज नहीं जानते हैं तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है, और किताबें हैं, बेसिक चीजें हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, तब खासकर बच्चों के बीच में समझाने की कोशिश करें। नहीं तो हमारा नया समाज ही बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। वो लोग सोचेंगे कि सब साइंस कुछ भी नहीं होती है, साइंस है, लेकिन अपने से हम साइंस बनाने की कोशिश नहीं करें, साइंस को समझने की कोशिश करें। जब समझ लेते हैं तो उसको विकसित करें। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, हम केवल समझाने के लिए बोल रहे हैं। हम सीधे शब्दों में इसलिए बोलते हैं कि लोगों का सुधार हो सके। चंद्र जी यहाँ खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई और मतलब शिक्षाप्रद, ज्ञानप्रद और प्रेरणा से भरा हुआ आपका उद्बोधन था। हम इसके लिए आपको सादर प्रणाम करते हैं, साधुवाद देते हैं। और हम लोग अभी हमारे मन में विचार चल रहा है कि वीसी साहब से बात करके हम लोग कुछ लंबे कार्यक्रम के लिए आपसे सीखेंगे, कुछ वर्कशॉप या इस टाइप की कोई योजना बनाएंगे जिसमें आपका लेक्चर सुन सके और आपका जो ज्ञान है वो जर्मनी वाले और जापान वाले ही उसका लाभ ना उठाएं। हम चाह रहे हैं हम लोग भी उठाएं, भारतीय लोग भी उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे हम बढ़ा रहे हैं और हमारे भी श्रीवास्तव सर हैं और ठाकुर प्रसाद जी तो चले गए हैं और प्रमोद जी हैं। तो मैं थापा जी ये कार्यक्रम के संयोजक हैं और मैं थापा जी से पहले अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट में 3 मिनट में ये जैसा एक जो कार्यक्रम हुए हैं, जो लेक्चर हुए हैं उनके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग कर दें और इसके बाद प्रमोद जी अगर कुछ बोलना चाहेंगे 2 शब्द बोले और इसके बाद प्रोफेसर ओएन श्रीवास्तव सर विशिष्ट अतिथि हमारे कार्यक्रम के हैं, उनका उद्बोधन होगा, उनका 2 शब्द उनके आशीर्वाद के। इसके बाद हम लोग कार्यक्रम विसर्जित करेंगे। तो आइए थापा जी। जी 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 थापा जी आप जरा सा थैंक यू सर। जी 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 फाइनल डिस्कशन के तौर पे जरा सा कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग करें। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। प्रथम मैं संजय सिंह सर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने दी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अथक प्रयास से इस कॉन्फ्रेंस को कराने के लिए 1 साल से लगे हुए थे और आज जाके ये कॉन्फ्रेंस हो पाया। इस कॉन्फ्रेंस में 16 लेक्चर और 16 व्याख्यान हुए थे और इन सब व्याख्यानों में
पद्मश्री प्रोफेसर ON श्रीवास्तव सर जो सूक्ष्म पदार्थ की खोज संरचना और उपयोगिता पे बोले, और प्रोफेसर प्रमोद भटनागर सर ने पदार्थ और चेतन ऊर्जा से संबंध के बारे में बताया, और प्रोफेसर एसराम सर ने द्रव्य क्या है, ऊर्जा संरचना, संपत्ति और अनुप्रयोग के बारे में बताया। उसी तरह मनोज कुमार गुप्ता ने किस तरह आयामी पीजो इलेक्ट्रिक नैनो पदार्थ उसके टेक्निक बनाने की टेक्निक क्या है, उनकी नवीन ऊर्जा कैसे यूज किया जाए, इनके बारे में बताया। उसी तरह शिव कुमार सिंह ने नैनो क्षण और सुगम और सरल शरीर के बारे में बताया। और श्रीपाल यादव सर ने चेतन ऊर्जा क्या होती है और चेतन ऊर्जा को महाभारत से उन्होंने जोड़ने की कोशिश की कि किस तरह भक्ति में चेतन मीन्स ये ऊर्जा किस तरह को रिलेट होते हैं, और इनके बारे में उन अपनी बातों को रखा। उसी तरह दूसरे दिन 28 सितंबर सोमवार को प्रोफेसर AC शर्मा ने सूक्ष्म पदार्थ का किस तरह वाटर प्योरिफिकेशन के लिए किया, वाटर प्योरिफिकेशन में प्रयोग में लाए जाते हैं, और अपने शोध पत्रों को संक्षेप में रखा कि किस तरह उन्होंने वाटर प्योरिफिकेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। फिर TP यादव सर ने सूक्ष्म और नैनो पदार्थ की स्वच्छ ऊर्जा की उपयोगिता के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने भाषण दिया। अच्छा लगा, उन्होंने किस तरह सूक्ष्म ऊर्जा का कैसे उपयोगिता होती है उनके बारे में बताया। उसी तरह राजीव कुमार सर ने विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप परीक्षण के लिए हल्के वन कार्बन कंपोजिट फोम के बारे में बताया। ब्रेक के बाद लंच के बाद दूसरे सत्र में प्रोफेसर OP पांडे सर ने हरित ऊर्जा के रूपांतरण उदाहरण की किस तरह यूज होता है उनके बारे में बताया। फिर नव अन्वेषित ऊर्जा उपकरण कैसे होगा, किस संचारण ने बताया। उसके हमारे शोध छात्र कुलदीप आपा जी आवाज नहीं आ रही है। हेलो आपा जी। प्रोफेसर राम सर। हाँ सर आपका माइक ऑन है, और ये जो प्रेजेंटेशन इसको एंड करिए। ठीक है। एंड द प्रेजेंटेशन। जी जी जी, वो एक्चुअली आवाज नहीं आ पा रही है। आपा जी, आर यू हियरिंग मी? डॉक्टर थापा। डॉक्टर थापा। अरे इधर आइए, इधर आइए।
भी ये माइक थापा जी, हेलो। हाँ सर। हाँ, आवाज आपकी नहीं आ रही थी भाई। कहाँ? हेलो। अच्छा अच्छा। अब आने लगी? हाँ तो हाँ सर, तो मैं इसी के साथ। हाँ सर, हाँ हाँ, चलिए बोलिए बोलिए। कुछ कर रहे सर। नहीं नहीं, अब बोलिए, तो आपने इस खत्म हो गया? समापन समारोह में मैं प्रोफेसर एस राम सर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सभी प्रतिभागीगण का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस 3 दिवसीय सूक्ष्म पदार्थ एवं उससे संबंध चेतन ऊर्जा विषय का ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी में थापा जी, भाग लिया। और मैं साथ में ही पद्म श्री प्रोफेसर ओएन श्रीवास्तव सर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे समापन समारोह में शामिल हुए। इसके साथ ही मैं सभी लोगों को धन्यवाद और प्रणाम। ओवर टू सर। आप यस सर, ओएन श्रीवास्तव जी ऑनलाइन हैं सर। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? प्रोफेसर श्रीवास्तव सर। सर है, ऑनलाइन है सर। नहीं, आवाज नहीं आ रही सर। सर का माइक बंद है ना। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने हमारे बहुत सारे लेक्चर भी बड़े ध्यान से सुने हैं, और आप हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं सर। मैं चाह रहा हूं कि हम सबको अपने 2 शब्द हम लोगों के लिए कहें, जिससे हम लोग प्रेरित हों, और हमारे जो विद्यार्थीगण हैं और जो प्रतिभागीगण हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा, और कुछ नए सिरे से शोध करेंगे, थोड़ा हमको प्रेरणा मिलेगी। प्लीज सर। हमारे आपके प्रोफेसर इस्लाम ने काफी कुछ कह दिया है, और बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरा विचार ये था कि आजकल जो रिसर्च स्कॉलर हैं, शोध करने वाले लोग हैं, वो नैनो पदार्थ में ही सोचते हैं कि आगे अब क्या होगा, और क्या ये फील्ड सेचुरेट हो गई है क्या। तो 10-15 वर्ष पहले हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी, तापमान सुपर कंडक्टर का विषय था, जो 10 या 15 साल तक बहुत जोरों में चला, और तमाम प्रोजेक्ट्स मिले, तमाम लोगों ने पीएचडी प्राप्त किया, और उसके बाद वो लगभग समाप्त सा हो गया। तो क्या नैनो साइंस, नैनो पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ का जो विषय है, कि किस स्टेज पर पहुंचा हुआ है, और शोधार्थियों को, शोध करने वालों को किस दिशा में जाना चाहिए। मेरे साथ जो 7-8 लोग हैं रिसर्च कर रहे हैं, उन्हीं के संदर्भ में मैंने ये विचार जब किया, मुझे लगा कि इसके जो 3 आयाम थे सूक्ष्म पदार्थ के, पहला तो ये था कि नए सूक्ष्म पदार्थों का की खोज, जैसे C60 खोजा गया, फिर उसके बाद कार्बन नैनो ट्यूब, सूक्ष्म नलिका ढूंढा गया, फिर ग्राफीन ढूंढा गया, और मेटेलिक नैनो पार्टिकल ढूंढे गए। तो ये नए पदार्थों की खोज बड़ी तेजी में कुछ 5-6 वर्षों तक चला, और उसके बाद अब आजकल यदि आप ग्राफीन को बना ले किसी मेथड से, किसी विधि से, तो बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च का स्कोप या अनुसंधान करने का क्षेत्र है नहीं। लेकिन दूसरा क्षेत्र जो है, बजाय संरचना करने के, सिंथेसिस करने के, यदि संशोधित संरचना करें, यानी मटेरियल टेलरिंग करें, तो इसमें सभी पदार्थों में, कार्बन ट्यूब में या ग्राफीन में काफी स्कोप है, काफी जगह है जो रिसर्च किया जा सकता है। और संशोधित संरचना या मटेरियल टेलरिंग का मतलब ये है कि जैसे ग्राफीन का आप जानते ही हैं कि इसका बैंड गैप 0 है, तो 0 बैंड गैप मटेरियल होने की वजह से इसको सेमीकंडक्टर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो विधियां जिससे कि इसमें बैंड गैप क्रिएट हो जाए, इस पर संशोधन 3-4 वर्षों से काफी तेजी में चल रहा है। और सिलिकॉन के समान ही, जहाँ पर कि डोपिंग आसान होता है, सिलिकॉन को हटाकर आप अल्मोनियम रख दे तो पी टाइप बन गया, सिलिकॉन एटम को हटाकर यदि आप फास्फोरस रख दे तो एन टाइप बन गया, तो एनपी जंक्शन बन गया। तो उसी प्रकार की विधि बनाने की कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं, और इसमें सफलता भी मिल रही है कि ग्राफीन को इस प्रकार संशोधित संरचना करें
ताकि ये सेमीकंडक्टर के समान में जीरो बैंड गैप मेटल की जगह पर सेमीकंडक्टर के समान हो जाए। यदि हो जाए तो बहुत सी युक्तियां या एप्लीकेशंस जो सिलिकॉन में हो रही हैं वो ग्राफीन से होने लगेंगी, लेकिन चिंग टाइम बहुत फास्ट होगा, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, जाइंट मॉलिक्यूल के समान है ग्राफीन, जबकि सिलिकॉन जो है वो ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हो जाएगा, धीरे धीरे हो रहा है। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाने पर बहुत सी डिवाइसेस जो आपकी जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये सब ग्राफीन इलेक्ट्रॉनिक्स से जब होने लगेगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक तो ये स्कोप है काम करने का कि संशोधित संरचना है, मटेरियल टेलरिंग करें। दूसरा ये भी है कि 2D मटेरियल, जैसा टीपी यादव जी ने बताया था, नए 2D मटेरियल के संशोधन की खोज करें। नए 2D मटेरियल की खोज का जहां तक सवाल है तो एक पदार्थ बहुत तेजी में जो आगे बढ़ रहा है, जैसा आप लोगों ने सुना ही होगा, वो ग्राफीन के समान है यमजीन। यमजीन एक पदार्थ है जिसमें आप लोग कुछ जाकर देख सकते हैं कि बहुत रिसर्च हम लोगों ने भी कार्य शुरू किया 1 साल से। यमजीन जो है वो ग्राफीन के ही समान है, लेकिन उसमें टाइटेनियम एल्युमिनियम कार्बन 3 एटम्स हैं और वो 2 डायमेंशनल मटेरियल है। यमजीन पर स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कैटलिस्ट के रूप में भी काम आता है, फोटो कैटलिस्ट के रूप में भी आता है, कंपोजिट मटेरियल के रूप में भी आता है, ये फास्फोरेसेंस लुमिनेसेंस के रूप में भी कर रहा है। तो मैं अपने विद्यार्थियों से मैंने कहा कि भाई नया 2D मटेरियल ढूंढ के लाइए। तो यमजीन पर ये पता चला कि काम शुरू हुआ है, 2-3 वर्षों से शुरू हुआ है और इसमें आगे चलकर बहुत स्कोप करने का है। दूसरी चीज मैं भी कहना चाहता, जैसे इस्लाम साहब ने कहा कि आई जस्ट नीड टू नो व्हाट आई नीड टू नो, कि हम लोग अगर फोकस तरीके से काम करें तो एक सवाल ये उठता है कि लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के लोग इंडस्ट्री से क्यों जुड़े क्यों नहीं है, या इंडस्ट्रियल काम क्यों नहीं कर रहे। इस विषय में मैं बताना चाहूंगा कि मैं फरवरी के महीने में 2 बार इसरो गया था। तो इसरो में अनुसंधान यूनिवर्सिटीज में या इसरो में जो होता है उसको इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए वहाँ कंपनी लगी हुई है, जैसे गोदरेज कंपनी है, लॉरेंस एंड टेब्रो कंपनी है, ECIL है। तो इसरो के चारों तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हैं, तो वो कंपनी के लोग आकर के अनुसंधानकर्ताओं से बातचीत करते हैं। जैसे कि हम लोग फरवरी में 2 बार गए तो उनसे बातचीत किए, और एप्लीकेशन या इंडस्ट्रियल वर्क वो लोग करते हैं। दुविधा ये है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इंडस्ट्रियल वर्क भी यूनिवर्सिटी वाला ही करते हैं, एप्लीकेशन भी करते हैं, डिवाइस भी बनाते हैं, बना के मैन्युफैक्चर करते हैं। ये संभव नहीं है, ना अमेरिका में संभव है ना यहाँ संभव है। इसलिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए एनजीओ के थ्रू या सरकार के थ्रू, जिसमें इंडस्ट्रियल यूनिट्स को यूनिवर्सिटी के साथ संबद्ध करावें, जोड़ें। तो उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल अप्लाई करिए, जैसे इम्प्रिंट प्रोग्राम है, तो कहते हैं कि इंडस्ट्री को भी रखिए। आप रिसर्च तो कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को रखिए, तो इंडस्ट्री को रखने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए जो कि वैज्ञानिक जो है वो अपना अनुसंधान तो कर सकता है, लेकिन इंडस्ट्री के पास जा करके उसको मोटिवेट करके जोड़ने का काम कोई ऐसी संस्था करना चाहिए, जैसे अमेरिका, जर्मनी या इसरो कर रही है, उसकी भी आवश्यकता है। तो ये कुछ ब्रीफ चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी कि रिसर्च जो कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने में, या जब प्रोजेक्ट जमा करते हैं उसमें यदि इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन आता है तो क्या करना चाहिए, और किन डायरेक्शंस में संशोधित संरचना में काम करना चाहिए। नए 2D पदार्थ में ज्यादा स्कोप अभी बचा हुआ है, और कार्बन नैनो ट्यूब का एरिया काफी ज्यादा सैचुरेट सा हो गया है, लेकिन 2D मटेरियल का एरिया खुला है अभी 3-4 वर्षों से। और जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि यमजीन एक नया मटेरियल आ रहा है जो शायद ग्राफीन से भी बेटर होगा कई मामलों में। इन्हीं ब्रीफ इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर बालचंद्र अग्रवाल, प्रोफेसर एस राम, प्रोफेसर थापा और तमाम लोग जो अटेंड किए हैं, और वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय सिंह और तमाम रिसर्च स्कॉलर्स को बधाई देना चाहता हूँ। मुख्य रूप से बालचंद्र अग्रवाल को और थापा जी को, इन्होंने इस विकट परिस्थिति में भी इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस किया, और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इस प्रकार का कॉन्फ्रेंस नैनो मटेरियल में मुझे वेबिनार पर दिखलाई नहीं पड़ा पिछले 1-2 महीनों में, पहली बार है जो दिखलाई पड़ा है। और बालचंद्र जी और थापा जी इसमें आगे रहे हैं, पहले भी 1 बार कर चुके हैं, दूसरी बार कर रहे हैं। इस पहले सामान्य परिस्थितियों में किए थे, इस बार विषम परिस्थितियों में कर रहे हैं, ये एक बड़ी विशेषता है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर ने अपने बहुमूल्य शब्द हम सबको प्रेरित करने के लिए निश्चित किए। जैसा कि आपने बताया कि ग्राफीन की जगह सीन ले रहा है, और नए जो रिसर्च स्कॉलर हैं इस दिशा में बढ़ सकते हैं। ये 2D मटेरियल है और बहुत ही उपयोगी है। ऐसी स्थिति में एक नए शोध का आयाम ये खोल सकता है, जिसमें बहुत सारे लोग
क्योंकि जो फील्ड सेचुरेट हो रही है, जैसे कार्बन नैनो ट्यूब की आपने बताया, सुपर कंडक्टिविटी की, तो ये नई दिशा है। तो सर का जो मार्गदर्शन मिला है उसमें हमें उम्मीद है कि हमारे सारे प्रतिभागीगण, शोध छात्र सभी उससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच में डॉक्टर प्रमोद यादव तो नहीं दिख रहे हैं, शायद जा चुके हैं। प्रतिभागियों में से अगर कोई बोलना चाहे, कोई फीडबैक देना चाहे तो दे सकता है। स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स में से अगर कोई स्टूडेंट अपनी फीडबैक, अपना जो सुझाव या विचार कुछ देना चाहता है वेबिनार के बारे में, तो दे सकता है। कोई स्टूडेंट नहीं? नमस्कार सर, सोनल त्रिपाठी। हाँ नमस्कार, सोनल त्रिपाठी जी। जी जी सर, जी, मैं बोलिए मैडम, बोलिए इंदौर में 2 सेज मिनट के लिए यूनिवर्सिटी बोलिए। में, जी जी, इंदौर में सेज यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक आप लोगों ने जो प्रयास किया ये हिंदी में किया। मैं पहली कॉन्फ्रेंस इस तरह के अटेंड कर रही हूँ जहाँ पर हम हमारी मातृभाषा को थोड़ा सा प्रिविलेज दे रहे हैं। सर बहुत ज्यादा हिंदी मैं भी नहीं बोल पाती हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी है, बट ये एक अच्छा प्रयास है। और ये इससे हमारे मतलब जो बच्चे जो हैं, जो भाषा को लेकर के जिनको दिक्कत आती है उसको नहीं फेस करेंगे और नई चीजें जानने का मौका मिल रहा है। रिसोर्स पर्सन बहुत अच्छे थे। मुझे काफी अच्छा लगा कि बहुत सारी जो चीजें हैं जो मैं नहीं जानती थी, नैनो टेक्नोलॉजी पे मैं भी काम कर रही हूँ, बट मैं बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैं नहीं जानती थी मुझे जानने का मौका मिला। और भविष्य में भी सर, मैं फ्यूचर में भी आप लोगों से जुड़े रहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। सोनल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सोनल जी लगातार ये सारे कार्यक्रम अटेंड किया है और अपना ये चैट बॉक्स में भी लिखती रही, मैं देख रहा हूँ बराबर। तो हमारे बीच में हमारे साथी को कन्वीनर डॉक्टर अनिल यादव जी शायद जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आप हमें सुन रहे हैं? जी सर, जी सर। आप भी इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कह सकते हैं? सर धन्यवाद दे लीजिए सबको। मैं पद्म श्री प्रोफेसर ON श्रीवास्तव सर, प्रोफेसर यश राम सर और प्रमोद भटनागर सर और डॉक्टर राजेश यादव जी, जितने भी विशिष्ट वक्तागण इस सेमिनार में अपने व्याख्यान से शोधार्थियों, शिक्षकों को लाभान्वित किए, उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं विभाग की तरफ से। और उनके अनुभवों का, प्रोफेसर यश राम सर और प्रोफेसर ONS सर के अनुभवों का फायदा जो नई पीढ़ी के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, शिक्षक हैं, उनको अवश्य मिलेगा। और हम छात्रों से अपील करना चाहेंगे कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो प्रोफेसर यश राम से सीख सकते हैं। IIT खड़गपुर में बड़ा लंबा उनका टीचिंग का, रिसर्च का एक्सपीरियंस रहा है वो, और बहुत अच्छा सेमिनार रहा है। इस पैंडेमिक में भी 3 दिवसीय सेमिनार को हम लोगों ने भरसक प्रयास किया कि व्यवस्थित ढंग से चलाने का। छोटी मोटी त्रुटियां जरूर रह गई होंगी। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो कहीं कनेक्शन की प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए हम लोग क्षमा चाहेंगे। धन्यवाद सर, वन एंड ऑल। धन्यवाद अनिल जी। तो अब कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं भी जैसा कि हमने इसका जो शीर्षक था सूक्ष्म द्रव्य एवं संबद्ध चेतन ऊर्जा, तो यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य था कि हम पदार्थ के बारे में और उसको बनाने की तकनीक के बारे में और साथ साथ उसका जो कहीं चेतना से कोई लिंक हो तो उसको भी निकालने का हम लोग प्रयास करें। तो एक्चुअली ये मतलब जो हमारी अपनी समस्या है, जो हमारे देश की समस्या है, हम केवल विज्ञान को लेकर के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बहुत बड़ा वर्ग है जो अध्यात्म की ओर उन्मुख है, लेकिन गलत अध्यात्म को का अनुसरण कर रहा है। गलत अध्यात्म का मतलब अंधविश्वास वहां पर बहुत है, वहां बहुदेववाद है, वहां मतलब आप ये कह लीजिए
कि धर्म के नाम पर धर्मांधता है। और जब हम विदेश जाते हैं तो कई बार होता है कि हम लोगों को अपमानित होना पड़ता है। कुछ लोग ऐसी क्वेरीज कर लेते हैं जिसका हम जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा मतलब ये प्रयास था कि हम लोग उस दिशा में भी सोचें कि जो हमारी समाज के हमारे जो प्राचीन वांग्मय रहे हैं, जो हमारे वेद हैं, उनमें जो लिखा हुआ है और उसको हम कैसे नए सिरे से इंटरप्रेट करें, कैसे हम वैज्ञानिक तौर पर उसको हम समझा सकें, उसके पीछे फिजिक्स क्या है। कई लोगों ने हमसे ये एक्चुअली जो विदेश में रह रहे हैं और या वहीं के ओरिजिन के लोग हैं जो भारतीय सभ्यता संस्कृति में अपना एक उनका लगाव है किसी कारणवश, तो वो लोग कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं। मेरे से भी कई बार लोगों ने ऐसे प्रश्न पूछे, लेकिन मैं उन चीजों को बता नहीं पाया। महाभारत के बारे में मैं ऑस्ट्रेलिया में था उस समय, एक स्कूल मैनेजर थी, उस स्कूल मैनेजर ने हमसे कई बार भगवान कृष्ण के बारे में कई चीज पूछी, गोपियों के बारे में कई चीज पूछी, और मतलब जो ये अस्त्र के बारे में भी इससे डिस्कस किया। लेकिन उस समय मैं उस एक ऐसे इस माध्यम से मैं बता सका कि ऐसा होता है, ऐसा था, ऐसा लिखा हुआ है, वो प्रमाणिक होगा, लेकिन उसका हम जो इंटरप्रिटेशन था उसका हम नहीं दे पाए। तो इसीलिए जैसे ब्रह्मास्त्र का, तो ब्रह्मास्त्र का जो क्या है, ज्ञान विज्ञान क्या है, क्या मैकेनिज्म क्या है, इस दिशा में भी हमें शोध करने की जरूरत है। हमारे अगर कोई शोध छात्र तैयार हो तो इस पर भी हम लोग टॉपिक दे करके और उनको इस दिशा में जो लिटरेचर सर्वे करें, पुराने ग्रंथों में, पुरानी हमारी जो लाइब्रेरीज हैं वहां पर जाएं। बहुत सारा साहित्य जर्मन के लोगों ने यहाँ से ले लिया, वहां से भी कुछ कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी दिशा में हम कुछ नई चीज सोच सकते हैं जो निहायत ही इनोवेटिव होगी। अगर हम इन चीजों का इंटरप्रिटेशन कर ले, चीजों को रिप्रोड्यूस कर सके, अगर ऐसा कोई अस्त्र हम भी बना सके तो हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी, बहुत ही उपयोगी होगी, और देश को इस पे गर्व होगा और देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। कि आप बताइए, बिना किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के ब्रह्मास्त्र, सिर्फ आप कोई भी तिनका उठा करके और मंत्र के माध्यम से उसको आप संचालित कर देते थे, जिस डायरेक्शन में भेजना चाहें भेज दें, और जो आपका निश्चित आप जो होता था उसको टारगेट को भेद करके आ जाता था। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसी स्थिति में हमें इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमने इसका टॉपिक चुना और बहुत सारा डिस्कशन इस पे हुआ। कुछ मतलब हमें नहीं मिली हैं, मैं उनको फिर अपने स्तर से करके और मैं उस पर कुछ लिखना चाहूंगा। और जब नेक्स्ट का ये कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे उसमें हम आपको नई शोध के साथ मिलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन थे, प्रोफेसर ओएन श्रीवास्तव जी ने, हमने एक बार निवेदन किया, वो मान गए। प्रोफेसर यशराम सर ने अपना बहुमूल्य समय दिया, और जितने भी हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, जितने वक्ता थे, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे वाइस चांसलर साहब भी कार्यक्रम में उद्घाटन किया, उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारी जो पूरी टीम थी बड़ी समर्पण भाव से काम करती रही। हमारे जो इस कार्यक्रम के पूरे संयोजक थे उनको तो मैं तपस्वी कहता हूं, उनकी तपस्वी की उपाधि देता हूं कि बहुत मेहनत करते हैं। उनका जीवन भी बड़ा ही अच्छा है और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। डॉक्टर थापा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके विद्यार्थी उनके पवन कुमार जी ने बहुत मेहनत किया है। सबको ईमेल आईडी भेजना और सबको लिंक भेजना, ये सब करने में बड़ा ही मैं पवन का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे अन्य शोध छात्र कुलदीप कुमार है, अजीत हैं, इन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर मुकेश कुमार यूसिक से हैं, और हमारे कर्मचारी राहुल और शत्रुघ्न, ये सब बड़ी लगातार छुट्टी में, सैटरडे संडे छुट्टी थी लेकिन सब आए। ऐसे पैंडेमिक की स्थिति में, महामारी की स्थिति में घर से निकलना जब मुश्किल होता है तो। और हमारे कंप्यूटर सेंटर के भाइयों ने भी हम लोगों को सुविधाएं प्रदान की, नेट की बराबर स्पीड अच्छी रही और बढ़िया से हमारा कार्यक्रम संपन्न हो गया। और इसके साथ ही जो हमसे जुड़े हुए लोग थे, बाहर के लोग थे,
जो बीच में मतलब जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और उन्होंने मेरी स्पेशली मेरे से लिंक मांगी अलग से उन्होंने, और उन्होंने भी इस कार्यक्रम को सुना और बड़ी अच्छा रिएक्शन उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है। हाँ, एक बात और हम लोगों ने आश्वासन दिया था, मैं भूल गया कि चैट बॉक्स में जिन बच्चों के प्रश्न आए हैं उनका जवाब जरूर दिया जाएगा। हम भूल गए हैं उस बात को, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। हाँ, लेकिन उनको हम ईमेल से जरूर उनका जवाब जरूर भेज देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद। राष्ट्रगान आप बजा देते थे। मैं राष्ट्रगान इनका रेडी नहीं है, लेकिन मैं शांति पाठ करता हूँ और शांति पाठ के साथ कार्यक्रम हम लोग समाप्त करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति क्षमां शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी को, मेरा प्रणाम।